अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज के व्लॉग में तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा। उनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला, और अफ़गानिस्तान ने भी जवाब दिया है। क्या अफ़गानिस्तान मज़ीद हमले कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, जनरल फैज़ के गिरद घेरा तंग हो रहा है और उसकी अलामत उनके भाई की गिरफ्तारी है। क्या मसाइल चल रहे हैं पस मंज़र में, पस पर्दा क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके हवाले से आपको बताऊंगा। और आखिर में आपके सवालात के जवाब, बल्कि एक दो जो अहम सवाल हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा। और बात को आगे बढ़ाने से पहले, बात बढ़ती जा रही है और वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और टल्ली ऑन करें। और मैं आ रहा हूँ वापस। तो जनाब अली, आज आपके नॉलेज में होगा कि आज सुबह, यानी कि आप कह लें कि 2-2:30 बजे के करीब, 2-2:30 शब को, यानी कि जो शब गुजरी है, उस टाइम पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमला किया है। दो सूबों में, एक पक्तिका और दूसरा खोस्त। पक्तिका जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान के साथ लगता है, यानी कि उधर का बॉर्डरिंग प्रोविंस है। और जो होस्ट है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साथ लगता है। तो उधर जो है, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उनके को लीडरशिप जो है वो उधर है, इधर हमले करते हैं और उधर जाके छुप जाते हैं। और जिन जगहों पे हमला किया है, उधर एक हाफिज़ गुल बहादुर का उनके ग्रुप हैं, जैली ग्रुप। और इसी तरह जो बाकी जो तालिबान की क़्यादत है, जो टीटीपी के ग्रुप्स हैं, उन पर उन्होंने अटैक किए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं ये टीटीपी से अलग हैं, और इनके अपने जो हैं छोटे छोटे ग्रुप हैं। जो टीटीपी है उनके कोई अपने 47-48 जैली ग्रुप हैं अफ़गानिस्तान में, और सॉरी, इधर केपी में, फाटा के एरिया में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। तो इन जगहों पे हमले किए हैं। तो मैंने इस हवाले से, हमारे एक बड़े, एक बाखबर जर्नलिस्ट हैं, और वो पहले न्यूयॉर्क टाइम के लिए भी काम करते रहे हैं। अभी उन्होंने खुरासान डायरी चला रहे हैं। वो एक टेररिज्म के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और उनका नाम है एहसानुल्लाह टीपू। एहसानुल्लाह से मैंने इस मामले में बात की, तो पता ये चला कि उन्होंने थोड़ा सा ज़रा इसकी बैकग्राउंड भी बताई कि ये हमले पहले नहीं हैं, इससे पहले भी हमले हुए हैं। इन हमलों में और पहलों में फ़र्क ये है कि पहले कोई अफ़गानी जो है, अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा कोई इस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं कराती थी। इस तरह लगता था जैसे होए ही नहीं है। ठीक है, इस दफ़ा उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, और उसका जवाब पाकिस्तान ने भी दिया है जी, क्या काम चलेगा चलेगा। ये जो है, आप अगर दहशत, अपनी जो सरजमीन है उसको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने देंगे तो फिर ये मामला चलेंगे। अब जवाबी तौर पे जो अफ़गान गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया कि उन्होंने कोई अपनी तोपों से कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई गोले वगैरह बरसाए हैं, जो कि जो हमारे जो बॉर्डर के इलाके में है, कुरम एजेंसी की तरफ। और उधर कोई 2-3 हमारे जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये हमारे ताल्लुक़ बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। जब कोई एक वफ़द जाता है तो लगता है कि जैसे अब मामला ठीक होंगे, उसके बाद फिर दो झड़पें होती हैं। अब जो नई गवर्नमेंट आई है तो उस टाइम पर जो उनके वज़ीर आज़म हैं, और जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा की, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की, इसहाक़ डार साहब से बात भी हुई। लेकिन अभी आपके नॉलेज में होगा कि गुज़श्ता जो अभी हफ़्ता गुज़रा है, उस टाइम हमारे जो कोई फ़ौजी अफसर हैं और कुछ जवान जो हैं वो शहीद भी हुए। आपने कुछ तस्वीर भी देखी होंगी कि जिसमें सदर जरदारी और आर्मी चीफ़ जो है उनकी एक उनको कंधा दे रहे हैं, उनकी डेड बॉडी को, नाश, जो उनकी लाश है। तो ये बड़ा एक अजीब मामला। और ये भी एक अलमिया है कि एक टाइम पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान जो है वो जो मिलिटेंट्स हैं या दहशतगर्द हैं उनको पनाह देता है। अब जो है पाकिस्तान ये इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान पे लगा रहा है। तो इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि हम जो है किधर से चलते हुए किधर तक पहुंच गए हैं। बल्कि एक और अजीब मामला हुआ। मेरी आज चकवाल में एक अपने जर्नलिस्ट दोस्त हैं नबील डाकू, उनसे बात हो रही थी। तो वो बता रहे थे कि उधर एक गाँव है टमन, और उधर की जो सियासी ख़ानदान है वो भी बड़े मशहूर हैं। तो ये जो हफ्ते वाले दिन ये जो अफसरान शहीद हुए हैं उनमें एक कैप्टन की जो एक बॉडी है, डेड बॉडी, वो उधर भी आई है टमन में। और इत्तेफाक की बात है कि उधर उनका जनाजा हुआ और उस दौरान एक और बॉडी भी आई है। और वो बॉडी कौन सी है,
वो एक बंदा था जो कि सिपाही साहबा में था, और उसने कोई एक पुलिस अफसर हैं, कोई सकलैन, वो इधर जनरल मुशर्रफ के टाइम पे वो इनके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उनको शहीद किया था। फिर बाद में वो तब से जेल में था, उधर साहिवाल जेल में था, और उधर ही उसकी वो एक्सपायर हो गया, तो उसको भी इधर दफनाया गया। तो ये अजीब मामला था कि जिधर एक इंतहा पसंद और इंतहा पसंदों से लड़ने वाले एक दिन में एक गांव में उनकी लाशें आई हैं। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, लेकिन यह है कि सिर्फ हमने ये काम अगर दुआओं से ही करने की कोशिश की तो काम ठीक नहीं होगा। जब तक हमने वाकई को हुलूस नीयत से इस मामले में कोशिश ना की और इस ख़तरे से, इस बला से अपने आप को बचाने की कोशिश ना की। तो नाजरीन, ये तो उस हवाले से है। बाकी अब क्या अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई क्या और जवाबी हमला हो सकता है? कोई तो उन्होंने जो है ना अपने तोप से को गोलाबारी की है, और क्या कर सकता है? तो और ख़दशा ये है कि ये भी हो सकता है कि वो टीटीपी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर हमला कराए, क्योंकि उनके लिए जो प्राइवेट मलेशिया का काम कर रही है वो टीटीपी है। इससे पहले एक इन्होंने अटैक कुछ महीने पहले मियाँ वाली में एक एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन थी, उसको इन्होंने टारगेट किया था, यरगमाल बनाया था। हमने जो है उसका मुकाबला एक तो ये किया कि वो ख़बर नहीं चलने दी, और लेकिन यह है कि उन्होंने अटैक किया और उसकी वीडियो जो है वो फिर टीटीपी ने चला दी। तो उस टाइम जो है उन्होंने यही बोला था उनके लोगों ने कि ये जो हमला है बेसिकली उस टाइम होस्ट में को हमला हुआ था। होस्ट नॉर्थ वज़ीरिस्तान के साथ बॉर्डर है, और उधर जो है जो टीटीपी की क़यादत है उधर है, तो उन पर हमला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये उसके जवाब में हमने मियाँ वाली में हमला किया है। तो इस पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए जो एहसानुल्लाह टीपू हैं उनका ये ख्याल था, ख़दशा था कि ऐन मुमकिन है कि कोई वो पाकिस्तान के अंदर कोई हमले टीटीपी वाले को हमले करें, कि हमें हमारे टारगेट्स को, हमारे हदफ को अफ़गानिस्तान में निशाना बनाया गया, तो हम पाकिस्तान में जो मुसल्ह फ़ौज हैं या ओवरऑल लॉ इन्फोर्समेंट के जो मुख्तलिफ ठिकाने हैं या उनके दफातर हैं उनको, या इंस्टॉलेशन हैं उनको वो टारगेट कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जनरल फैज़ के भाई नजफ़ हमीद जो हैं उनको आज पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उन पर कोई एंटी करप्शन का केस था। अब एंटी करप्शन के केस पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये वक्त की बात है कि एक टाइम पे नजफ़ हमीद का नाम जो है ना, नजफ़ हमीद, यानी कि ये होता है ना कि से इट ऑल वाली बात थी कि नजफ़ हमीद नाम ही काफ़ी है। बल्कि ये नाम लेना जो है ना वो इतना मुश्किल था कि मई 2021 की बात है कि नेशन अखबार ने एक ख़बर दी कि रावलपिंडी कमिश्नर ने नजफ़ हमीद को तरक्की देकर नायब वज़ीर आज़म कहने लगा हूँ, नायब तहसीलदार बना दिया। अब जो है ये ख़बर बड़ी एक क्या इन्फोटेनमेंट वाली बन गई कि इसको लोग इंजॉय भी बड़ा कर रहे हैं, और कई लोगों ने इसको, यानी कि वो ख़बर जो है वो हर जगह पर डिस्कस हो रही थी। और वजह ये थी कि जो जनरल फैज़ हैं वो उस टाइम DGI से थे, और इस पे जो नेशन की इंतज़ामिया है वो बड़ी डिफेंसिव थी। जो जनरल फैज़ हैं वो समझते थे कि इन्होंने मेरे ज़्यादती की थी, इन्होंने मजाक किया। उन्होंने कहा जी कि हमने तो कोई बात नहीं की, हमने तो सिर्फ ये बताया है कि नजफ़ हमीद जो हैं वो उनको बना दिया गया। और हालांकि ये कोई ऐसी वैसे अदरवाइज़ कोई ख़बरियत वाली बात नहीं थी कि अगर कोई गुरुद्वार जो है या कोई पटवारी जो है उसकी कोई प्रमोशन हो के तो वो नायब तहसीलदार बन जाए। लेकिन वो किसका भाई था? वो जनरल फैज़ का भाई था। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो इनके हवाले से बातें भी आ रही थी जी कि फ़लाँ जगह पर कोई ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, या ये वो चीज़ें हैं कि जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इल्ज़ामात मौजूद हैं। तो मुझे ना उससे बल्कि एक लतीफ़ा याद आता था। हमारे एक दोस्त थे हवेली लखा के, तो उन्होंने को अपने बचपन का एक वाक़या सुनाते थे कि वो आपको याद होगा कि जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़े हुए हैं ना, तो वो कई जुमले बनाने होते थे। तो वो एक था बाग बाग होना, इसका जो है यानी कि इसको जुमले में इस्तेमाल करो। तो वो लड़का, मैं ज़ात का अब नाम नहीं लूँगा, तो एक लड़का था, तो उसने कहा कि अगर फ़लाँ की बेटी की मेरे से शादी हो जाए तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। तो उस पे अब जो उनका टीचर था ना वो भी उसी ज़ात से बिलोंग करता था, और उधर का जो एक बहुत बड़ा सियासतदान था बेसिकली, उसकी भी वो ज़ात थी। उसने टीचर ने उसको कान पकड़वाए और उसने ना उसको मारना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मेरे मामले में
पर्सनल हो गया है। उसने कहा कि सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी बात कर रहा था, यानी कि उस सियासतदान के हवाले से बात की कि अगर उसकी बेटी की मेरे से शादी हो जाए तो मेरा दिल बाग बाग हो जाए। फिर टीचर ने एक दो और जो है ना जूते लगाए उसको। उसने कहा कि तुम्हें ये चीज़ वजाहत करनी चाहिए थी कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो एनीवे ये जो मामला है वो नेशन को भी फेस करना पड़ा कि आपको वजाहत करनी थी कि आपने आपने ये खबर दी क्यों है, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी। अभी जो है आप वजाहतें दे रहे हैं। अब ये मामला है जी कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया। उनको गिरफ़्तार किया गया एक हाफिज़ अमार यासर हैं, इनका आपने नाम सुना हुआ है। ये पीटीआई के एमपी थे और जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है तो उसमें वो वज़ीर भी थे पंजाब के। और जो जनरल फैज़ हैं उनके एक दस्ते रास्त या उनके एक प्याम्बर या एक तरह के उस इलाके में जो एक सियासी फ्रंटमैन है वो तस्वर भी किए जाते थे। और हाफिज़ अमार यासर जो है ना उनकी एक जो अपनी एक बैकग्राउंड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंतहाई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर यह है कि उनका चौधरी परवेज़ लाई के बेटे हैं रासे हिलाई जो कि तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता हैं। इन दोनों ने मिल के फिर चिल्ला लगाया और चिल्ले पे इकट्ठे गए और उधर ऐसी दोस्ती हुई कि उसके बाद ना उनकी चांदी हो गई। उन्होंने क्या किया, वो परवेज़ लाई जो है वो उस टाइम वज़ीर आला थे जनरल मुशर्रफ के टाइम पर, और परवेज़ लाई जो है वो एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी भी बिल्ड करना चाह रहे थे और हाफिज़ अमार यासर ने उनको कंधा दिया। और फिर उस इलाके में जितने तरक्याती काम थे वो हाफिज़ अमार यासर जो है वो एक तरह से चौधरी परवेज़ लाई का एक फ्रंट पर्सन उधर का एक बन गए। और हर जगह पे तरक्याती काम, साथ साथ गांव में एक कॉलेज बनने शुरू हो गए। ये वो होता है कि जब हमारे एक रिसोर्सेज का हम मिसयूज़ करते हैं कि वो कॉलेज खाली पड़े होते हैं। यानी कि मेरी वो नबील डाकू से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि काम बहुत ज़्यादा इन्होंने कराया लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका कोई बड़ा एक मसरफ़ भी हो। तो उसके बाद जो है उनका एक सियासी उनका कद वो भी यानी कि बढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया और फिर वो पीटीआई की तरफ से आ गए। अब जो है कि परवेज़ लाई के साथ उनके ताल्लुक़ जो है वैसे भी थे, परवेज़ लाई जो है अब वो भी पीटीआई में आ गए। 9 मई के वाक़े के बाद वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सके और वो मुल्क से बाहर थे। उनके एक और बहनोई थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जो बहनोई हैं वो भी मुल्क से बाहर थे। किधर थे? सऊदी अरब में। उधर से इलेक्शन लड़ के बाहर बैठ के वो कुछ 30-35 हज़ार से की लीड से तलागांग से उधर से जीते हैं। अब यह है कि हम फिर जो है ना वापस केस की तरफ आ रहे हैं। तो केस जो है वो अमार यासर पे था। अमार यासर पे केस ये था कि उन्होंने बहुत सारी उधर जायदादें बनाई हैं कमर्शियल, लेकिन जो उनके नाम पर ट्रांसफ़र हुई या उस पर जो टैक्स है वो सही तरह से नहीं लगा। ऐसे ही है कि जैसे एक कमर्शियल ज़मीन हो और उस पर आप जो है ना कोई एग्रीकल्चर लैंड वाला टैक्स लगा दें। और ये लगाने वाले कौन थे? वो थे नजफ़ हमीद। नजफ़ हमीद जो है ये इसमें मामले में एक तरह से ज़मानत के केस के अंदर हुए ने। वो ज़मानत वाला अगर आपने लतीफ़ा नहीं सुना हुआ तो वो रहने दें। फिर आप ये समझें कि वो इस केस में अंदर हुए हैं कि उन्होंने इनके साथ जो है कोई स्पेशल बर्ताव करते हुए इनके जो कई टैक्स हैं जो इनके बनते थे वो नहीं इनको सस्ते तरीके से इनके नाम पर ज़मीनें ट्रांसफ़र की। उधर इन्होंने प्लाजे वगैरह बनाए अमार यासर ने और इस तरह के जो ज़मीनें जायदादें ख़रीदी। और अमार यासर पे जो केस चल रहा था तो उसमें नजफ़ हमीद जो हैं और इस समेत और भी कई जो पटवारी हैं वो मतलूब थे। अब ये है कि कुछ अरसे से ये अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अब अदालत में पेश ना होने की वजह से इनके को वारंट इशू हुए थे। आज ये था कि वो बाकी 3-4 पटवारी पेश हो गए। नजफ़ हमीद जो है ना वो कोई लेट हो गए और ये फिर बाद में कोई कुछ टाइम के बाद ये पेश हुए। जज साहब जो है उन्होंने पारा आई हुई सी, उन्होंने भी रोज़ा लगा सी पूरा। जज साहब ने कहा कि भाई ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है कि आप जो है लेट आए हैं। इस पर जो उनके वकील हैं उनको भी मेरे रोज़ा लगा हुआ था। आजकल हर बंदे का यही मसला होता है ना, मनु रोज़ा लगा सी। जो कोई बंदा लड़ लुड़ के आंदा ना, कोई किसी ने बदतमीजी कर रहा होंगे कुछ कर रहा होंगे, मनु रोज़ा लगा सी उस टाइम। तो पता नहीं क्या लगा हुआ था, लेकिन ये है कि उससे जो है ना वो नजफ़ हमीद जो है ना वो लग गए। अब जो है इनके वो उन्होंने कहा जी कि इनको गिरफ़्तार करें, इनकी ज़मानत ज़ब्त करें। उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। ये जो FIR है ये कोई सितंबर अक्टूबर जो 2023 है तब से हुई थी। अब ये जो गिरफ़्तारी है ये एक बड़ा मैसेज है। ये एक तरह से हो सकता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा एक तूल भी दे रहे हों
ये सिर्फ जज साहब को रोज़ा ही लगा हो, या जज साहब ने वैसे यानी कि उनका मेरिट पर भी, यानी कि मेरिट पर भी हो सकता है रोज़े की। तो मैंने बात की थी जजेस के हवाले से, मैं बात नहीं कर रहा, यानी कि बेसिकली जो वकला हैं उनके रोज़ा, उनको कोई मसला हो सकता है। तो हो सकता है कि उनको, और ये उन्होंने मेरिट पर ही फैसला किया होगा कि यार ये बंदा क्या समझता है कि जनरल फैज़ का भाई है तो सो वट, एन मुमकिन है कि इससे आगे कोई चीज़ ना हो। तो लेकिन अब जो है जनरल फैज़ उनके लिए भी एक ये ख़तरे की अलामत है कि आगे अब जब वो काबू आ गए हैं तो अब इनकी तफ्तीश भी होगी, और इनसे मज़ीद जो चीज़ें नहीं पूछ पा रहे थे वो भी पूछेंगे, और ऐन मुमकिन है कि खुरा आगे जनरल फैज़ की तरफ हो। और दूसरा, अगर हम कंस्पायरेसी थ्योरीज़ के हवाले से भी चलें तो ऐन मुमकिन है कि ये गिरफ़्तारी जो है इसका मकसद ये है कि इसका हदफ आगे जनरल फैज़ ही हो सकते हैं। तो ये बात हम किधर से शुरू की है कि एक टाइम था कि जब नजफ़ हमीद की खबर नहीं लग पा रही थी कि नजफ़ हमीद जो है उसकी प्रमोशन हो गई है। लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि एक बड़े भाई के जो छोटे भाई को तरक्की करते हुए देख के, लेकिन बड़े भाई को वो बात पसंद नहीं आई थी, नेशन ने वो ख़बर उनको हटानी पड़ी अपनी वेबसाइट से। तो आज जो है यानी कि उसी नजफ़ हमीद की गिरफ़्तारी भी हो गई है। तो नाज़रीन, ये थी दो बातें आपकी जो बातें हैं, और दो इशूज़ जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब तीसरा जो है वो आपके ही रिलेटेड है। मैंने आपकी ईमेल्स लेने शुरू कर दी हैं, लेकिन मनु पै गया वक्ता, मुझे यानी कि इधर उधर से लोगों से चेक भी करनी पड़ती हैं। एक फिर मेरा कोई आपको अधूरा जवाब देने को भी दिल नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी भी कोई तसल्ली करा। तो ये है कि उस लिहाज से जो है फिर वो जवाब के लेट भी होते हैं। तो एक भाई थे जिनका कोई एक लंदन से मुझे एक मैसेज आया था। उन्होंने कहा थी कि मोहतरम, एक मसले के सिलसिले में आपके विलाग के तवसत से हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि बरतानिया में पाकिस्तान की एम्बेसी से पासपोर्ट की तजदीद कराना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमला जायज़ और नाजायज़ पैसे लेकर भी लोगों को पासपोर्ट नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करें, शुक्रिया। तो जनाब अली, मैंने इस मामले में फिर ਤੁਹਾਡੇ भाई ने पता किया, मैंने जो है कोई पासपोर्ट ऑफिस से भी पता किया, मैंने अपने सफारतखाने से भी पता किया कि मसला चल रहा है, तो की प्रॉब्लम की है। तो नाजरीन, कुछ प्रॉब्लम जो है ना, मैं असल में आपसे ये प्रॉब्लम आपको बताने का मकसद एक आपको एजुकेट करना भी होता है कि ताकि हमारी ओवरऑल जो हल है ना, एक अप्रोच है, वो एक हल की तरफ जाए। तो खैर वो पता चला कि कुछ मसाइल जो हैं वो तो उधर पासपोर्ट वालों के कंट्रोल में नहीं है। मसलन ये है कि जो कि कल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कोई जो पेपर है उसके हवाले से, लेमिनेशन जो है उसके हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, को प्रिंटिंग के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके पीछे जो है वो डॉलर है कि कोई चीज़ें हम जो है बाहर पेमेंट नहीं कर पा रहे, और मामला जो है अब जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। अब चूँकि पासपोर्ट इधर से बन के जाते हैं तो लिहाजा उनका लेट होना वो भी एक इसीलिए हो भी रहा है, यानी कि एक तो ये वजह है। अब दूसरी वजह ये है कि जो उधर के कोई पासपोर्ट के इंचार्ज हैं, कोई औरंगज़ेब साहब, तो उनके हवाले से ये था एक मुझे पता चला जी कि उनके सफारतखाने के से पता चला जी कि उनके हवाले से हमें जो है ना अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके रवैये के हवाले से कि वो लड़ पड़ते हैं, कभी बदतमीज़ी करते हैं। तो ये कोई उनके हवाले से शिकायत आई हैं, और अब ये है कि उन्होंने ये जो उन्होंने कहा जी कि कई लोग बात ज़रूर करते हैं जी कि कोई लोग इधर पैसे लेते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन कोई हमें लिख कर नहीं देता। अब ये देखें, ये बात वैसे उनका पॉइंट वैलिड है कि लिख कर देना जो है ना, मामला लिख के दे के मामला फिर संजीदा होता है, फिर आपको आगे जवाब देना पड़ता है कि मैंने ये चीज़ें किस तरह इस्टेब्लिश करनी है। मैं ये भी बात मानता हूँ कि सारी चीज़ें साबित नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि जब सरकार के अगर आप कार्रवाई करते हैं तो उधर फिर यही है कि आपको कंप्लेन जो है दर्ज कराना पड़ती है। आप बता सकते हैं जी फ़लाँ ने फ़लाँ जगह पर लिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है ना, अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हुआ है तो उसको करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि उनकी जो है ना एक रवैये के हवाले से काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया है, हमें कोई कंप्लेंट्स आती रही हैं और हमने उनको कोई पहले को वार्निंग भी इशू की, लेकिन वो भी कोई बाज नहीं आ पाए, उन्होंने भी रोज़ा लग जाता सी। और अब ये है कि उनको रिकॉल कर लिया गया है कि उनको पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। उनको लेटर इशू हो गया जी कि तुहाड़ी तो छुट्टी, तुसी जाओ वापस। अच्छा, एक और जो बात है यानी कि जो मुझे लगी, अब आप इन लोगों के मसाइल के हवाले से भी देखें कि जो हमें बड़े विलन लगते हैं ना, इनकी बैकग्राउंड में भी या बैक ऑफ माइंड पे क्या क्या मसाइल चल रहे होते हैं। हमारा जो एक पासपोर्ट का स्टाफ है मुख्तलिफ सफारतखानों में, अब ये बड़े यतीम किस्म के लोग हैं। यतीम इस तरह से हैं
कि इनकी तनख्वाहें जो है ना वो कोई टाइम पर नहीं पहुँचती, तनख्वाहें इनकी लेट होती हैं। और एक और अलमिया देखें, बल्कि हमाकत देखें हमारी हुक्मरान जो तबके की, कि ये लोग मसलन ये है कि अगर हम ये सोचें कि एक महीने में ये कोई $1 लाख या इतने पासपोर्ट की मद में लोगों से लेते हैं, बरतानिया से जितने भी लेते हैं, पाउंड में शक्ल में लेते हैं, वो जो हैं वो पैसे उनमें से जो हमारा सफारतखान है वो उनको तनख्वाह नहीं दे सकता। वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तान आने हैं, पाकिस्तान से फिर पासपोर्ट वालों ने उनको उधर तनख्वाह देनी है। अब उस चक्कर में भी काफ़ी ये लेट हो जाते हैं। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने पैसे भेजने हैं सिर्फ उन्हीं से इनको देने हैं, पैसे तो इनके पास पहले भी होते होंगे। तो लेकिन यह है कि उनके मामलात जो हैं उस चक्कर में वो उनकी तनख्वाहें भी लेट हो रही होती हैं, और ये इनका मामला जो है मुख्तलिफ जो सफारतखान हैं उधर से शिकायत आ रही होती है। तो जब इनकी तनख्वाहें लेट हो रही होती है ना, तो इन्होंने भी फिर रोज़ा लग जाता है और ये भी बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि हमें एक दूसरे को अकोमोडेट भी करना चाहिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इसी तरह ये जो लोग हैं जो सफारतखाने वाले हैं या पासपोर्ट वाले हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये रियासत पर इनको भी बड़ा मान होता है। अगरचे एक अलग बात है कि रियासत ने ऐसी माँ है कि जिन्हें कभी को माँ ला प्यार ही नहीं देता अपने लोगों को। तो यानी लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं कोशिश करते हैं। डीजी पासपोर्ट है, मैं इनके हवाले से अक्सर लोगों से सुनता रहता हूँ कि एक अच्छी शोहरत के और अपने लेवल पे काफ़ी मामला ठीक कर रहे होते हैं। आज इन्होंने उधर मुल्तान में कुछ छापा मारा है, उधर से इनको इतलात मिली कि लोगों से को पैसे ले रहे हैं, एजेंट्स जो हैं वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या उधर के कुछ जो इनके अहलकार हैं वो किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने जाके छापा मारा है, कुछ को उन्होंने FIA के हवाले किया है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी सोसाइटी में, इसी रियासत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।